जो कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग आज विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो को पूरी तरह से देखना है, सुनना है, समझना है। फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आप समझकर अपने कॉपी में उसका आंसर बनाएंगे। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे विशेषण के बारे में, तो आज हम लोग फिर से विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग का कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। इसलिए विशेषण को ध्यान से पढ़ें। तो हम आज पढ़ेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेदों की परिभाषा क्या है। इस तरह से हम लोग विशेषण के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप लोगों को पूरी वीडियो क्लिप को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण। तो विशेषण की जो परिभाषा होगी, सबसे पहले मैं उसको देखूंगी। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे विशेषण की परिभाषा, जो कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको लिखेंगे, विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम इसको विशेषण को हम जानने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, यानी उसके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो आदि। इसी तरह से हम इसकी परिभाषा को किस तरह से लिख सकते हैं, आपको बता दें कि आप कैसे लिख सकते हैं और अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं विशेषण की परिभाषा कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं काला कुत्ता। इस वाक्य में काला जो है वो विशेषण है और कुत्ता जो है वो विशेष है। यह इसलिए विशेष है क्योंकि विशेषण विशेष्य के साथ आता है, यानी कि शब्द में जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो वो विशेष कहलाएगा। यानी इस शब्द में कुत्ता की विशेषता बताई गई है कि कुत्ते का रंग जो है वो काला है, तो इसलिए इस वाक्य में कुत्ता विशेष्य हुआ और काला विशेषण हुआ। विशेषण की 4 भेद हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि ले सकते हैं। उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण 10 बच्चे, 3 गेंदे आदि। सर्वनामिक विशेषण में वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला आदि। उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण में 1 किलो, 2 दर्जन आदि कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे विशेषण के प्रकार, यानी विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की तरफ चलते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण है तो इसकी परिभाषा हम यह लिख सकते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम वाक्य के माध्यम से इसको पहचानते हैं कि बगीचे में सुंदर फूल है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण सुंदर है। यह सुंदर गुणवाचक विशेषण इसलिए है क्योंकि यह फूल का गुण बता रहा है। फूल विशेष्य है और सुंदर उसकी विशेषता है और यह उसका गुण है, तो यह गुणवाचक विशेषण में आता है। उसी तरह धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर गांव है,
यानी ये संज्ञा शब्द है और वह स्वच्छ नगर है। तो इसमें वह नगर जो है वो स्वच्छ है, तो यह उसका गुण है कि वह स्वच्छ है। तो इसमें स्वच्छ जो है वो गुणवाचक विशेषण होगा। उसी तरह स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। स्वर्गवाहिनी नदी जो है वह गंदी है, तो गंदी उसका गुण है। उसी तरह स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे जो खेल रहे हैं वह स्वस्थ हैं, तो इसीलिए वह उसका गुणवाचक विशेषण में हम इसको लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता हो सकता है, या वो बहुत अच्छा हो सकता है या फिर उसकी दोष भी बताया जा सकता है। उसमें गुण के साथ साथ जिसमें दोष भी बताया गया हो वह भी गुणवाचक विशेषण में ही आता है। इस तरह अच्छा, बुरा, खारा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। उसी तरह संख्यावाचक विशेषण दूसरा उसकी भेद है, तो इसको हम जानते हैं कि इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो इसको हम लिखेंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये 40 जो है वो संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में ही आएगा। उसी तरह दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो दो भाई हैं जिनके बीच बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो हम इसको आराम से गिन सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक में आता है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, इससे भी पता चल रहा है कि यह संख्यावाचक में ही आएगा। उसी तरह देश का हर एक बालक वीर है, हर एक यानी कि हर बालक जो हमारे देश में है वह वीर है, तो इससे भी हमें संख्या का पता चलता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। आगे हम परिमाणवाचक की तरफ चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तोल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि हम कपड़ा को माप कर ही ले सकते हैं, तो इसकी माप 2 मीटर हो सकती है, तो इसलिए हमें यह पता चल रहा है कि इसमें ये माप तौल का काम है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएगा। उसी तरह उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो चीनी को हम तौल सकते हैं, तो इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी तरह बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो इसमें भी थोड़ा में आधा लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है। क्योंकि ये पानी के बारे में बताया गया है तो ये परिमाणवाचक में ही आएगा, क्योंकि हम पानी को नाप तौल सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्या में नहीं आ सकता है, ये परिमाणवाचक में ही आ सकता है, इसलिए इसको हम परिमाणवाचक में रखेंगे। उसी तरह उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। आगे चौथा भेद देखते हैं विशेषण का। तो सर्वनामिक विशेषण चौथा भेद है विशेषण का। तो चौथा में इसको सर्वनामिक विशेषण में हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा इसको हम देखते हैं। कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति, यानी व्यक्ति को आदमी भी कह सकते हैं, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो यह आदमी जो है वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ, तो इसलिए आदमी कौन करता है, वह आदमी, तो यह
वह जो है वो संज्ञा के स्थान पे आया है। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे संज्ञा शब्द का उपयोग ना करके सर्वनाम शब्द का उपयोग किया गया है और उनकी विशेषता के बारे में बताने के लिए किया गया है। तो इसलिए यह वह जो है वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसी तरह कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो इसमें उसका नाम ना होकर कौन यानी कि वो कोई होगा, जो नाम के जगह पे ये कौन का उपयोग किया गया है, और जो भी नाम के जगह उपयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। तो इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे ऊपर इसी तरह से जैसे कि उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। तो उसी तरह से हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो देखेंगे और समझेंगे कि ये हमारे इसमें विशेषण कौन है, विशेष कौन है, और विशेष जानने के बाद हम यह भी पता करेंगे कि यह किस विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले है लाल फूल, तो इसमें लाल जो है वो विशेषण है और फूल जो है वो विशेष है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि फूल मतलब कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें फूल का रंग जो है वो लाल है, यानी कि वो उसकी विशेषता है कि फूल वो जो है वो लाल है। तो इसलिए लाल फूल में लाल विशेषण है और फूल विशेष है। उसी तरह गरम चाय, तो चाय विशेष हुआ और गरम उसकी विशेषता हुई। दो खरगोश, तो दो खरगोश में खरगोश विशेष है और दो विशेषण है। उसी तरह मीठा आम, मीठा आम में आम विशेष है और मीठा विशेषण है। उसी तरह मासूम बच्चा, तो बच्चा विशेष है और मासूम विशेषण है। पुराना घर, पुराना घर में घर विशेष है और पुराना विशेषण है। इसी तरह से हम इसको पहले देखेंगे कि यह विशेषण के किस भेद के अंतर्गत ये दिया गया है। तो जैसे लाल फूल है तो इसमें गुण बताया गया है फूल का, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। उसी तरह से चाय गरम है, ये भी उसकी गुण है, तो ये भी गुणवाचक में आएगा। दो खरगोश यानी कि ये संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। उसी तरह मीठा आम उसका गुण है, तो ये गुणवाचक में आएगा। मासूम बच्चा भी गुण है, तो गुण में ही आएगा, गुणवाचक विशेषण में। उसी तरह पुराना घर, तो यह भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। अब हम आगे जानेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है। पहले तो अभी हम उतना पढ़ के देखते हैं इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जिन वस्तुओं की नाप तौल की जा सके, यानी कि जिसको हम नाप तौल ही सकते हैं, गिनना संभव नहीं हो, उसके वाचक शब्द यानी कि जो नाप तौल के अंतर्गत आता है वह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ, तो इसको हम गिन नहीं सकते, वो नाप कर ही लाएगा, तौल कर ही लाएगा। इसमें कुछ शब्द तौल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। उसी तरह से संख्यावाचक का हम देखते हैं कि जिस वस्तुओं की गिनती की जा सके, जिसे हम आसानी से गिन सके, तो उसके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, तो कुछ बच्चे को हम बुला रहे हैं, तो उस बच्चे को हम आराम से गिन सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण में आएगा। यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव अथवा पदार्थवाचक संज्ञा आएगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती है। उसी तरह से सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है ये भी हम जानते हैं। जैसे कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा
शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। उसी तरह से ये सर्वनामिक विशेषण किस तरह से होगा, इसको हम जानने के लिए जैसे वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है, ये तो हम सब जानते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ पर आ रहा है, इसमें वह शब्द जो है वो रथ की विशेषण है, रथ का विशेषण है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। इस तरह से हम विशेषण के बारे में जाने, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।